हेलो बच्चों, मैं हूं एमडी सर। आपके सामने है बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज का 9वां पार्ट। आज का मोटिवेशनल थॉट है आपके लिए। मुश्किल ये नहीं कि कोई गैर हमें क्यों नहीं पहचानता, मुश्किल ये है कि हम स्वयं को क्यों नहीं पहचानते। बच्चों, यानी आप सबसे पहले अपने अंदर की क्षमताओं को देखो। यदि आप अपनी क्षमता का अंदाजा लगा लोगे तो निश्चित आप 10th के एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा परसेंट कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी सीरीज का पहला प्रश्न। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है बच्चों? तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक नहीं है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। गॉस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है बच्चों। अब आप देख सकते हैं तीन ये चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं, वह क्वेश्चन में पूछा गया है मात्रक नहीं है। तो बता दूं आपको, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक नहीं है वो है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। स्क्वायर थोड़ा बड़ा लगा होगा, दिखाई दे रहा होगा है। यस, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर इसका मात्रक नहीं है बच्चों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो बच्चों मैं बता दूं, चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल को हम फ्लेमिंग के कौन से नियम से ज्ञात करते हैं, क्या आपको पता है? मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप कभी नहीं भूलेंगे कि चुंबकीय बल की दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। चुंबकीय बल, बल का मतलब बा, और बा से बनेगा बायां हाथ। कौन सा हाथ? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो आप देख सकते हैं बाएं हाथ से बल का नियम, बाएं हाथ से बच्चों बल का नियम ज्ञात कर सकते हैं। ओके बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यदि इसमें दाएं हाथ के अंगूठे की बात करें, दक्षिणावर्त पेच का नियम करें तो ये ना होगा। ओके बच्चों, क्योंकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बल के नियम, बल की दिशा को ज्ञात कराता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। बच्चों इसे कमेंट में आंसर दें कि कौन सा ऑप्शन सही है। केवल चुंबकीय क्षेत्र? नो। केवल विद्युत क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों। जब कोई आवेशित कण स्थिर होता है तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जब कोई कण गतिशील हो जाता है, जैसे विद्युत धारा में आवेश का बहना, जब कोई कण गतिशील हो जाता है तो उसमें विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो बच्चों ऑप्शन सी, कौन सा बच्चों? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों, यानी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों ही होते हैं। कब? जब कण गति कर रहा हो। आवेशित कण स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र, और गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किया, यानी आपकी स्क्रीन पर चौथा प्रश्न है बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? विद्युत जो चुंबकीय प्रेरण का नियम है, यानी चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण का नियम जो है वो वैज्ञानिक फैराडे ने किया। किसने किया है? वैज्ञानिक फैराडे। क्या आपको वैज्ञानिक फैराडे दिखाई दे रहा है? हेनरी गॉस फैराडे। यस, ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी इज राइट आंसर है बच्चों, ऑप्शन सी। चौथा प्रश्न का जो आंसर है, चुंबकीय प्रेरण के नियम का जो प्रतिपादन किया है, जिन्होंने स्पष्ट किया है, उनका नाम है वैज्ञानिक फैराडे। ओके बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पढ़िए और ऑप्शन का आंसर दीजिए। ऑप्शन को देखें और आंसर दें बच्चों। ओके, यस। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कौन सी होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या सरल या वक्र या बंद वक्र बनाती हैं या त्रिभुजाकार बनाती हैं? देखो, मैं बता दूं पहले कि इन्हें बंद वक्र क्यों कहते हैं, यानी कौन सा ऑप्शन है और क्यों। देखो, मैं आपको बताऊं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है। कौन सा वक्र बनाती है? बंद। क्यों बंद होती है? जैसे कोई चुंबक ले लें, यह है चुंबक N और S जिसका ध्रुव है बच्चों, और N से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और चुंबक के अंदर साउथ से यानी दक्षिण से नॉर्थ की ओर जाती हैं। तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर तो नॉर्थ से साउथ की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं, और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं। तो बच्चों, ये एक बंद वक्र बन गया, इसलिए कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। ओके बच्चों, इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस हस्त अंगुष्ठ नियम से जानी जा सकती है? यानी दक्षिणावर्त जो हाथ का नियम है उसके अनुसार। अगला प्रश्न चेंज हो गया, उसे थोड़ा चेंज कर देते हैं। किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस हस्त अंगुष्ठ नियम से जानी जा सकती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको पता है दक्षिणावर्त पेज का नियम, तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से। तो दक्षिण कौन सा है? ऑप्शन ए, दक्षिणवर्ती, यानी दक्षिणवर्ती से इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर होगा। बताओ भाई, धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र को तीव्रता निर्भर करती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो प्रणालिका के किस किस कारण निर्भर करती है? क्या प्रणालिका का किरोड़ के पदार्थ की प्रकृति पर चुंबकीय क्षेत्र निर्भर है? क्या विद्युत धारा के परिमाण पर चुंबकीय क्षेत्र संभव है? क्या कुंडली के फेरों की संख्या पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है? क्या इन सभी पर? तो मैं बच्चों में बता दूं, किरोड़ के पदार्थ की प्रकृति पर, यदि किरोड़ प्रणालिका के अंदर जो नरम लोहे का रॉड लगी होती है वो किरोड़ कहलाती है। यदि किरोड़ को हम चेंज कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर परिवर्तन होगा। तो जब परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। इसी प्रकार विद्युत धारा के परिमाण पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है, और फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाता है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज राइट होगा, क्योंकि आपके प्रत्येक आंसर यानी तीनों आंसर सही है, तीनों के तीनों चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज पूरी तरह से करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। ओके बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। धारावाही प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही प्रणालिका क्या होती है बच्चों? जैसे धारावाही प्रणालिका होती है तो एक बेलनाकार प्रणालिका मान लीजिए, और इस धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो एक समान क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। जब इसके अंदर एक समान
क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, परिनालिका के अंदर एक समान क्षेत्र रेखा निकलती हैं, तो इनसे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। बट बच्चों यहाँ पर पूछा गया, पहले क्वेश्चन को देखते हैं और आंसर ऑप्शन को भी देखते हैं। क्या धारावाही परिनालिका के कारण भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है? किस कारण? धारा के व्युत्क्रमानुपाती, यानी धारा को घटा दे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा? नहीं हो सकता। धारा के समानुपाती, धारा को बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। इस बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। लंबाई के समानुपाती, लंबाई को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं बढ़ेगा। पेड़ों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती, नहीं, पेड़ों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ये गलत दे रखा है, इसको काट देंगे। तो आपका आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, धारा के समानुपाती। ओके बच्चों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जब कुंडली को चुंबक के सापेक्ष स्थिर रखते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना होता है? तो मैं आपको बता दूं, गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेप क्या होगा। औसत के प्रयोग के अनुसार बच्चों, जब कुंडली को क्या करेंगे, जब कुंडली के सापेक्ष चुंबक को आगे पीछे खिसकाते हैं, ये चुंबक या कुंडली को आपस में आगे पीछे करते हैं किसी एक को स्थिर रखकर। यदि चुंबक स्थिर है, कुंडली गति कर रही है, तब भी धारा प्रवाहित होगी, और यदि कुंडली स्थिर है और चुंबक गतिमान है, तब भी धारा उत्पन्न होगी। मगर इसमें यह कहा गया है कि सापेक्ष स्थिर रखते हैं, और यदि ये दोनों स्थिर हैं तो इसमें धारा नहीं बहेगी, बल्कि धारा का मान कितना होगा बच्चों? धारा का मान जो होगा वो होगा आपका 0। कितना होगा बच्चों? धारा का जो मान होगा वो होगा आपका 0। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, और आप वीडियो को बच्चों पूरा देखा करें, जिससे पूरा देखेंगे हो सकता है कि एक क्वेश्चन ही आपका बोर्ड परीक्षा में आ जाए, तो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण की बात होगी। यदि एग्जाम परीक्षाओं आप देने जाते हैं, और उन एग्जाम परीक्षाओं में, चाहे वो घरेलू परीक्षा हो, इन सब में जो आपके आते हैं, तो इनमें एक क्वेश्चन का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक नंबर यदि आपका बढ़ जाता है तो हो सकता है कि आप आउट ऑफ फुल में फुल लेकर आए। ओके बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए एक सुचालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए एक सुचालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है किस नियम से बच्चों? किस नियम से ज्ञात की जाती है बताओ? मैंने अभी ट्रिक बताई थी, उसके द्वारा कमेंट में आंसर दीजिए जल्दी से। जब कोई बल की दिशा पूछे तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ, और धारा की पूछे तो दायां हाथ। तो आप फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार देख सकते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम द्वारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के द्वारा हम प्रेरित यानी उत्पन्न विद्युत धारा के दिशा ज्ञात कर सकते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यदि आपने आंसर दे दिया तो आपको मिलेगी इमरती बाईपोस्ट। विद्युत धारा से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र संबंधी खोज किसने की? यानी चुंबकीय क्षेत्र, इमरती के चक्कर में क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है। विद्युत धारा से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र संबंधित खोज किसने की थी? तो वो बच्चों विद्युत धारा से संबंधित जुड़े चुंबकीय क्षेत्र संबंधी खोज ये वैज्ञानिक ऑस्टेड ने की थी। वैज्ञानिक ऑस्टेड ने पहले से इस संबंध में खोज कर ली थी ऑस्टेड, जिसका नाम क्या है? वैज्ञानिक ऑस्टेड। इसी के साथ बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
आपकी स्क्रीन पर है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है बच्चों। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न करेगा? मैंने बच्चों पहले ही पढ़ा दिया इसमें, इसी वीडियो में हम बता रहे थे। क्योंकि जब कोई परिनालिका में कोई बेलनाकार परिनालिका में एक समान चुंबकीय क्षेत्र तभी होता है जब इसमें कोई चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक समान रूप से हो। कैसे हो? एक समान रूप से हो। जब एक समान होंगी तो इसके अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी एक समान होगा। मगर किसमें? धारावाही बेलनाकार कुंडली में। धारावाही बेलनाकार कुंडली में बच्चों एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। यह आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और आगे बढ़ते हैं। धारा प्रवाहित एक लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। वही क्वेश्चन रिपीटेड है भाई। धारा भाई एक लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। भाई जब धारा प्रवाहित कर देंगे उस परिनालिका के भीतर तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है परिनालिका के भीतर? एक समान। और एक समान इज राइट आंसर होगा बच्चों। यही एक ही क्वेश्चन धारावाही परिनालिका के ऊपर 3 क्वेश्चन इसी वीडियो से आ गए हैं बच्चों। ओके बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक को दिया गया था? कमेंट में आंसर दीजिए बच्चों, कमेंट में आंसर दीजिए कि किस वैज्ञानिक के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक को दिया गया था। जल्द से जल्द कमेंट में आंसर दीजिए। यस, बिल्कुल आपने बिल्कुल आंसर सही सुना है, बिल्कुल सही ऑप्शन चुना है। बिल्कुल ए, बी और सी। क्या बच्चों? ए, बी और सी वाला इज राइट आंसर है। जो आपको कोने से दिखाई दे रहा है ए, बी, सी, वो राइट आंसर है बच्चों। बिल्कुल आपने सही कमेंट किया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके बेटा, क्वेश्चन चेंज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 था और 14 का ऑप्शन सी ऑस्ट्रेट। ओके बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर होगा कि चुंबक के ध्रुवों के निकट चुंबकीय सुई का विशेष में होती है। यानी जब चुंबक चुंबकीय सुई के पास जाते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, यानी उसके चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती है। जब उसके निकट ले जाएंगे तो चुंबकीय सुई पर क्या होगी? वृद्धि होगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है बच्चों, ऑप्शन बी। और आगे अगला प्रश्न, सुचालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य कहलाता है। क्या आपको बच्चों विभवांतर की परिभाषा याद है कि किसी चालक में, सुचालक या चालक बातें की है, किसी चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को पहुंचाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। तो बच्चों जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को विस्थापित कर दिया गया है, पहुंचा दिया गया है, तो ये कार्य जो होगा वो किसके बराबर होगा? यानी विभवांतर। किया गया कार्य किसके बराबर? विभवांतर कहलाता है। किया गया कार्य कहलाता है। ओके बच्चों, विभवांतर उन दोनों बिंदुओं के बीच। अगला प्रश्न बढ़ते हैं आगे। यस बिल्कुल, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका बच्चों। हाँ, विद्युत मोटर में रूपांतरण, यानी विद्युत मोटर जो होती है वो किसको किस में रूपांतरण करती है? विद्युत मोटर को आपने देखा होगा बच्चों, विद्युत मोटर में यदि विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो वो चलने लगेगी। जब कोई चीज घूमने लगती है, गति करने लगती है,
तो उसे बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो विद्युत मोटर विद्युत धारा द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो हम कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। क्या आप जानते हो किसी चीज को पहले घुमाया जाए और बाद में विद्युत बने, ऐसा कौन सा उपकरण है? माइक्रोफोन? नहीं भाई, माइक्रोफोन नहीं होगा। टेलीफोन? नहीं। बता सकते हैं माइक्रोफोन का काम क्या होता है, टेलीफोन का काम क्या होता है? माइक्रोफोन माइक से बोलते हैं, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। टेलीफोन 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 में क्या करता है? ये ध्वनि ऊर्जा को, किसको? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित्र, जनरेटर। यस, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, जनरेटर। जनित्र का मतलब होता है जनरेटर। तो यानी हम कह सकते हैं कि विद्युत जनित्र क्या होता है? यानी विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण विद्युत जनित्र कहलाता है, जनरेटर होता है बच्चों। इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो परिवर्तित करता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न डायनमो परिवर्तित करता है, तो इसको ऑप्शन में आंसर दीजिए जल्दी से। कमेंट में आंसर दीजिए बच्चों, कमेंट में आंसर दो जल्दी से। डायनमो, डायनमो जानते हो? जनरेटर का जो आगे वाला भाग होता है बच्चों, उसे डायनमो कहते हैं। वो बिजली के तार लगे होते हैं जिसमें है, तो वो किस प्रकार कार्य करता है बच्चों, तो उसके बारे में बताते हैं कि वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर का जो पार्ट बदलता है वो मेन चीज यांत्रिक ऊर्जा को बदलने वाला डायनमो ही होता है, क्योंकि पीछे इंजन चलाया जाता है, वो रासायनिक ऊर्जा यानी पेट्रोल के द्वारा उसे चलाया जाता है। उसके बाद वो यांत्रिक ऊर्जा है, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो। कौन बदलता है बच्चों? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसी के साथ अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विद्युत जनित्र में विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। तो आप बताएंगे इस क्वेश्चन को, आप सेल्फ कमेंट में आंसर दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कि विद्युत जनित्र में विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। यदि आपके क्वेश्चन 20 में 20 सही होते हैं तो आप जान सकते हैं कि बिल्कुल अच्छा आपका रिजल्ट चल रहा है। यदि आपके 20 में से 20 कंप्लीट नहीं है तो बच्चों आप समझ लो कि आपकी कमी है अभी। तो आप समझ लेना कि जब सफलता नहीं मिले तो समझ लो कि हमारी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है, पढ़ोगे तभी आपका रिजल्ट बनेगा बच्चों। तो इसका ऑप्शन आंसर मैं ही दे दूं, और चलो मैं ऑप्शन आंसर दे देता, मगर ये ऑप्शन आपके लिए है। आंसर कमेंट में जरूर लिखिए। ओके बच्चों, इसी के साथ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो के लिए। आपने हमारी वीडियो को पूरा अंत तक देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। और बच्चों ध्यान देना कि आपको अभी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बाद आपका अनसॉल्व और मेन टॉपिक चालू होंगे। तो आप कहीं भी मत जाना वीडियो को छोड़ के, और हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।